मौत सबसे बड़ा झूठ है जी। वो सारी जो आपके अंदर चल रही है तो वो गलत है कि मैं सबका गुरु नहीं हूँ। कोई भी किसी सबका गुरु नहीं हो सकता। अरे अच्छा, आप ओशो को फॉलो करते हैं? अच्छा, ये हमें रोल मॉडल्स की बहुत जरूरत है। बहुत आगे की थिंकिंग लेके चले कि ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए। तो ओशो की देशना को अब तक लगभग 40 से 42 साल ऐसा हो गया है कि ओशो जब शरीर को छोड़कर गए, इन 40 से 42 सालों में ओशो की एक विजन को भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है। टॉपिक असल में अपने आप में बहुत बड़ा है। कहते हैं ना कि अलोन यू कैन रन फास्ट बट विद अ टीम यू कैन रन वेरी फास्ट। क्या ये बात सही है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास भौतिकता उतनी ज्यादा समृद्धि नहीं है भौतिकता की, वो सद्गुरु ओशो का सन्यासी या उनका फॉलोअर नहीं बन सकता? सिर्फ आदमी जो है वो सिर्फ उसी फंदे में फंसा हुआ है, तो वो जब उसके बाहर नहीं सोच पाएगा कि इसी एनर्जी को आप अगर मैनेज करना और सही से इसको यूज करना सीख ले मेडिटेशन के जरिए या और भी उन्होंने बातें कही हैं, तो इससे आपकी जिंदगी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जो एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती है। बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। ओशो के फूल एक ऐसा कार्यक्रम जिसे ई रेडियो इंडिया पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से चला रहा है। विभिन्न तरह के ऐसे सन्यासी जिन्होंने सद्गुरु ओशो के विचारधाराओं को अपने में समाहित किया, जनता के समक्ष, समाज के समक्ष रखा है, खुद को डेवलप किया है और दुनिया में ओशो के फ्रेग्रेंस को फैलाया है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच एक ऐसे स्वामी जी हैं जिनका परिचय शायद आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं सीधे सीधे स्वामी जी से ही परिचय लूंगा और उसके बाद अपनी बातों को शुरू। जी प्रणाम। मेरा नाम स्वामी आनंद निर्मल है और मैं ओशो सन्यासी हूँ। स्वामी जी शुरुआत यही करते हैं कि सद्गुरु के जो प्रवचन है, सद्गुरु की जो भाषाएं हैं, सद्गुरु के जो बोल हैं, लोग फॉलोअर्स हैं उनके करोड़ों की तादाद में, अनगिनत देशों में उनके फूल अलग अलग जगहों पर खिल रहे हैं। फ्रेग्रेंस कहाँ तक पहुँच पाई है? शुरुआत जो हुई थी वो उसमें तीक्ष्णता कितनी रह गई है? इसका त्रिनाथ जी, सबसे पहले तो आप हमारे भगवान ओशो को सब लोग के सामने ला रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से ये बात बहुत लोगों तक पहुंच रही है, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ओशो ने जो सत्य बोला उसको मैं मानता हूँ एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन था, वो परफेक्ट है अपने आप में। लेकिन हम लोगों ने किस तरीके से समझा है वो हमारी अपनी अपनी अलग अलग यात्रा है। जितनी किसी की कॉन्शियसनेस है, जितनी अवेयरनेस है, उस हिसाब से लोगों ने ओशो को समझा। अभी भी मैं भी समझ ही रहा हूँ और इवन अगर मैं एक लेक्चर को उनके कई साल बाद सुनता हूँ तो उसमें दूसरा मीनिंग समझ में आता है। तो ट्रांसमिशन जो है परफेक्ट है, लेकिन रिसेप्शन जो है लोगों का वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोग ग्रो हो रहे हैं तो उसी हिसाब से उनकी समझ में आ रहा है, उसी हिसाब से परसीव कर रहे हैं। तो अगर आप एक ही लेक्चर को उनके 3 सन्यासी या जो भी ओशो को सुन रहे हैं उनसे पूछेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको अलग अलग मिलेगी। स्वामी जी, अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों का परसेप्शन जब सद्गुरु ओशो की बात आती है तो एक अलग होता है। उनके चेहरे पे ऐसी भाव भंगिमाएं होती हैं कि वो बिल्कुल सरप्राइज्ड, शॉक्ड। अरे अच्छा, आप ओशो को फॉलो करते हैं? अच्छा, ये माला भी पहन रखी है? कैसे? वहाँ तो बड़ा अच्छा लगता होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती होंगी वहाँ पर। मतलब आप समझ रहे होंगे कि लोगों की निगाहें कहाँ हैं, लोगों के सोच क्या है, सवाल क्या है। ऐसा लोग कहते थे कि ओशो सेक्स गुरु हैं, क्योंकि उनकी एक किताब संभोग से समाधि की ओर बड़ी फेमस हुई और उसको पढ़ के लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन्होंने ऐसी मिसकॉन्सेप्शन पाली अपने दिमाग में, ऐसी गलत धारणाएं पाली जिनको निराकरण कर पाना आज के लिए भी सन्यासियों के मन में बड़ी एक अपने आप में क्वेश्चनिंग बनी रहती है कि कैसे इसको हम सॉल्व करें। तो आप क्या देखते हैं, कैसे इससे पार पाने का कोई तरीका है या फिर इसके लिए कुछ और रास्ता है कि उनको समझाया जा सके अच्छे से? त्रिनाथ जी, सेक्स ऐसा वर्ड है जो सेंचुरीज से इसको खराब माना गया है। इस वर्ड को हम लोग घर में बोलना भी शर्माते हैं
और हमारे जो संस्कार है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें इस वर्ड को, इस टॉपिक को एक टैबू समझा गया है। और ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि संसार के बहुत देशों में ये जो वर्ड है सेक्स और उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ टैबू है, उसको गलत माना गया, उसको सप्रेस करा गया है। तो ओशो ने जब कहा ये बात कि इस विषय पे बात करना बहुत ज़रूरी है और हमको इस विषय को पूरे ढंग से समझना चाहिए, तो लोगों का बहुत रिएक्शन हुए और जिन्होंने उस बुक को पढ़ने की जहमत की, उसको समझने की कोशिश की, वो समझ गए कि बात ओशो क्या कह रहे हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो सोसाइटी में जब इस वर्ड को सुनता है तो उसके अंदर बहुत तरह के रिएक्शंस होते हैं। जो हमारी सोसाइटी में इस टॉपिक को टैबू माना गया, सप्रेस करा गया है, तो उससे एकदम उनके बटन्स पुश होते हैं कि ये क्या टॉपिक पकड़ लिया। क्योंकि हमारा परसेप्शन ये है कि सेक्स जो है वो या तो पोर्नोग्राफिक बुक्स में लिमिट होके रह गया है, या फिर वो अगर मूवीज में आ रहा है तो लोग उसी निगाह से सेक्स से रिलेटेड हर चीज परसीव करते हैं। तो एक परसेप्शन वाली जो बात है उसको ओशो ने अपनी इस डिस्कोर्स सीरीज में पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की। और आज भी मैं उस किताब को वन ऑफ ओशोज बेस्ट बुक्स मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि वो पहला चरण है जो हर व्यक्ति को, जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, क्योंकि सेक्स एक प्राइमल एनर्जी है, प्राणिक एनर्जी, ची कह लीजिए, चाहे उसे प्राणा कह लीजिए। उस एनर्जी को, उसी एनर्जी से आप बहुत गलत काम भी कर सकते हैं अगर आप उस एनर्जी को नहीं समझ रहे, क्योंकि एनर्जी तो है। जब एक एटॉमिक बॉम्ब में इतनी एनर्जी होती है तो यही सेक्सुअल एनर्जी जो है, उसी से महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं, उसी एनर्जी से मंडेला जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं। वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी है जो जीवन को उत्पन्न करती है। उसी एनर्जी को मैनेज नहीं करने से रेप्स होते हैं, बलात्कार होते हैं, क्राइम्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। और उसी एनर्जी को अगर आप ट्रांसम्यूट कर ले, उसको ट्रांसफॉर्म कर ले, तो उसी क्रिएटिविटी से बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सारी बातें ओशो ने इस टाइटल से ही आप समझ जाइए, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इसी एनर्जी को आप अगर मैनेज करना और सही से इसको यूज करना सीख ले मेडिटेशन के जरिए, या और भी उन्होंने बातें कही हैं, तो इससे आपकी जिंदगी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जो एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है और इस टॉपिक पे हमारे समाज में एक हेल्दी डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ओशो ने जिस तरह से डिस्क्राइब करा है वो तो कोई भी नहीं कर सकता है, मैं तो कतई नहीं कर सकता हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं वो इस लेक्चर सीरीज को पूरी तरह से पढ़ें और समझें। ये बहुत सटीक और सिंपल जवाब हो सकता है इस सवाल का कि अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो सीधे सदगुरु के वचनों से सुनो। दरअसल बात यह है कि उनकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी को पकड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षमतावान व्यक्तियों की निशानी है। तो आप उसको सुनें और समझें। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आपने भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दी, गवर्नमेंट जॉब में रहे, कैसे आपका आना हुआ, झुकाव कैसे हुआ, वो कौन सा ऐसा क्षण था कि आप यहाँ आने के लिए बेचैन हो गए? सर, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और उस वक्त जिस खानदान से मैं आता हूँ उसमें देश सेवा और नौजवान एनर्जी जो है वो देश के लिए कुछ करे, वो संस्कार बहुत बचपन से दिए गए थे। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, क्योंकि मैं एक ठीक ठाक पढ़ाई में था तो एक इंजीनियरिंग तो पढ़ाई कर ली, लेकिन अंदर से यही भावना रही कि मैं किस तरीके से एक समाज के लिए काम करूं। और मुझे इंटरेस्ट भी स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा था, तो मेरा मन भी था कि कोई ऐसी मैं जगह जाऊं जहां सिर्फ मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक जॉब के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि वहाँ थोड़ा आइडियलिज्म भी होता है उस एज में। तो आइडियलिस्टिक आइडियाज थे, सोसाइटी में कुछ करने की एक बहुत अंदर तड़प थी। उन दिनों में अल्लामा इकबाल और ओशो ऐसे लोगों को पढ़ रहा था मैं। अल्लामा इकबाल बातें कर रहे थे कि हमारा नौजवान एक शाहीन की तरह हो, जो उन्होंने बड़ी रेवोल्यूशनरी बातें की। फिर ओशो मिल गए तो मेरा पूरा जो मन था वो एक अंदर से एकदम से ऐसे आग सी लग गई और इस डायरेक्शन में मन हुआ कि
एक आइडियलिज्म की तरफ। तो उस वक्त मुझे सेना एक ऐसी जगह दिखी जहां पे करप्शन नहीं है और जहां एक सिंगल माइंडेड, बहुत डिसिप्लिन भी है, और एक नौजवान के लिए उससे अच्छी मुझे कुछ लगा नहीं कि ये हो सकता है। तो मैंने ज्वाइन की और करीब 10 साल मैंने उसमें अपने जीवन के दिए, और उसके बाद मैं फिर हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका चला गया। ओशो के साथ मेरी जर्नी कंटिन्यू रही, और 2-3 दशक फिर मैंने कॉर्पोरेट अमेरिका को दिए, लेकिन साथ ही साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू रही। और जब मुझे लगा कि मेरी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक तरीके से संभल चुकी हैं, बच्चे बड़े हो गए, तो फिर मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करूं। तो इसलिए अब मैं पूरी तरीके से फुल टाइम अपने पे काम कर रहा हूं और अपनी अंदर की जो भी यात्रा है उस पर फोकस कर रहा हूं। ये तो था स्वामी जी का एक छोटा सा सफर कि कैसे उन्होंने सदगुरु की तरफ अपने आप को समर्पित किया। बात करते हैं कि अब जो योजनाएं हैं वो क्या हैं, क्योंकि सदगुरु का जो काम है वो बहुत बड़ा है। जिस देश में कभी जाते थे तो वहां पे सरकारें हाई अलर्ट हो जाती थी। उसका कारण ये था कि सदगुरु ओशो इस जमीन पर आ गए हैं, तो ऐसा ना हो कि उनके सामने जाने वाला, चूंकि हर व्यक्ति उनके विचारों से प्रभावित होता था, तो ऐसा ना हो कि वो उनका फॉलोअर बन जाए, क्योंकि उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी, उनके शब्दों की ताकत ऐसी थी, उनकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा थी कि एक बार जो गया तो गया, दोबारा आने का कोई चांस नहीं दिखता। अब सवाल ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए, ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई भी सवाल करने के लिए, क्या भविष्य की जो योजनाएं हैं वो आपकी प्रॉपर है या नहीं है? तो स्वामी जी कुछ ऐसी योजनाएं बनाए हुए हैं जो सदगुरु के बताए हुए मार्गों पर चलेंगे और लोगों को इनसे जोड़ने का काम करेंगे। वो क्या योजनाएं हैं और कैसे जोड़ेंगे लोगों को? सर, आज की जो पूरे संसार में आप देख रहे हैं, जो एक राइट विंग मोमेंटम आपको दुनिया में हर तरफ दिखाई दे रहा है, चाहे कोई भी कंट्री हो, रिलीजियस डिवाइड बढ़ता चला जा रहा है, जेंडर डिवाइड बढ़ता चला जा रहा है, LGBTQ कम्युनिटी को राइट विंग पॉलिटिक्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कई देशों में ये चल रहा है। लोग आज इंसान के रूप में नहीं मिल पा रहे हैं, बल्कि किस धर्म को फॉलो करते हैं, उनका स्किन का कलर क्या है, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। तो हर तरीके से लोगों को आज की सोसाइटी में, आप शायद इस बात से सहमत होंगे कि हम लोग बहुत डिवाइडेड हो गए। ओशो की जो लेक्चर्स हैं, ओशो की जो आउटलुक है, वो अकेली ऐसी आउटलुक मुझे दिखाई देती है जिसमें उन्होंने हमेशा एक बाउंड्री लेस वर्ल्ड की बात करी है, बिल्कुल खुल के। उन्होंने कहा कि मैं एक सोच दे रहा हूं, एक नए मनुष्य की उन्होंने संभावना की बात करी, एक न्यू मैन की, एक न्यू वुमन की, जो पुराने ह्यूमन से इवॉल्व होगा। मुझे लगता है कि अभी जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें हमारे जो बच्चे हैं वो इस डिवीजन के शिकार ना हो। तो आपने जो योजना की बात करी वो सिंपली एक बहुत सिंपल मिशन है कि हम पहले तो ओशो की जो देशना है उस पर खुद समझें, उसको जीना शुरू करें। तो पहला मेरा जो आपने योजना है वो अपने पे ही, अपने को इम्प्रूव करने की है, अपने पे काम करने की है। और साथ ही साथ में एक सिंगल बहुत सिंपल सा मिशन है कि ओशो की जो लेक्चर्स हैं उनको दूर दूर तक पहुंचाना, लोगों को उसके बारे में, जैसे आज से आपसे बात हो रही है ऐसे उसकी बात करें। और मेरे साथ मेरे और सन्यासी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो सच में अपने ऊपर सिंसियरली काम कर रहे हैं, जो ओशो की को अपनी जिंदगी से खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ रोल मॉडल। तो मुझे लगता है सर कि आज की सोसाइटी में हमें रोल मॉडल्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि ज्ञान की बात करना तो आसान है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन एक आप जिंदगी में एक रोल मॉडल की भांति अगर आप जहां भी रह रहे हैं वहां उतर रहे हैं, तो हो सकता है आसपास के जो युवा हैं और जो लोग जरूरतमंद हैं उनको आप इन्फ्लुएंस कर सके एक मानवता की तरफ। तो ओशो का मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हालांकि मैंने ज्यादा गुरुओं की को नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है। ओशो बहुत यंग एज में मिल गए थे 1984 में, तब से मुझे बस ओशो ही
की बातों में बहुत वैलिडेशन मिला, जैसा मैं सोचता हूँ जिंदगी के बारे में। तो मेरा सिंगल माइंडेड परस्यूट रही उनकी बातों को समझने की और अपनी जिंदगी में लागू करने की। तो एक सिंगल बहुत सिंपल मिशन है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू इस संदेश को पहुंचाया जाए, जिससे कि लोग एक मानवता के, एक पीस, एक दुनिया ऐसी बने जहां पीस, लव, ह्यूमिलिटी, इंक्लूजन और लव इस ये वैल्यूज बने, ना कि हेट्रेड, ना कि डिविजन, और हम उस लेवल पे मिले, हमारे बच्चे उस माहौल में पले बढ़े। तो इतना सा एक मिशन लेके चल रहे हैं हम। अक्सर ये कहा जाता है कि जो सदगुरु हैं उन्होंने ये कहा था कि अपनी जीवन को सम्राटों की तरह बनाओ, सम्राट बनो। क्या रखा है ये सब छोटी मोटी चीजों को करने में, छोटी मोटी चीजें बनने में, उसकी तरह जीवन यापन करने में? सम्राटों की तरह जीवन जीने का जो तरीका था उसको कुछ लोगों ने अन्यथा लिया कि आप अगर आपके पास इकोनॉमिकली आप स्ट्रेंथ मतलब मजबूत नहीं है, भौतिक रूप से आप समृद्ध नहीं है, तो आपके लिए ओशो के दरवाजे खुले नहीं है। ऐसा लोगों में मिसकॉन्सेप्शन हुआ। क्या ये बात सही है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास भौतिकता उतनी ज्यादा समृद्धि नहीं है भौतिकता की, वो सदगुरु ओशो का सन्यासी या उनका फॉलोअर नहीं बन सकता? सर, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आप सही कह रहे हैं। जब हम लोग सम्राट सोचते हैं तो हम लोग की जो सोसाइटी है सम्राट नाम से समृद्धता को इक्वेट करती है। लेकिन ओशो जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सम्राट वो है जो पकड़ से बाहर हो गया, जो अटैचमेंट भी गलत वर्ड है मेरे ख्याल से, जो उस परस्यूट से, उसकी स्लेवरी से, पैसे की स्लेवरी या फिर इमोशंस की स्लेवरी, किसी भी तरह की स्लेवरी से बाहर हो गया है। हाउ? थ्रू अवेयरनेस। तो उन्होंने सम्राट उस व्यक्ति को बोला है जो किसी तरीके से का शराबी नहीं है, किसी का आदी नहीं है, किसी की उसके अंदर पकड़ नहीं है, वो सम्राट हो गया। तो उसका कतई इससे रिलेशनशिप नहीं है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। हालांकि ओशो ने ये भी बात कही कि एक गरीब आदमी जो है वो सिर्फ उसी फंदे में फंसा हुआ है, यानी कि सर्वाइवल और प्रोक्रिएशन, राइट? वो उसकी डे टू डे स्ट्रगल वो है। तो वो जब उसके बाहर नहीं सोच पाएगा, क्योंकि वो रात दिन बस ये सोच रहा है कैसे रोटी मिल जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उसमें फंसा हुआ है। लेकिन जब आप थोड़ा सा उससे बाहर निकले, तब आप जरूर इन बातों को समझ पाएंगे कि इससे ऊपर क्या है। मैस्लोज हायरार्की भी कुछ उसी डायरेक्शन में बातें थी। तो ओशो ने जो ये कहा कि मेरा सन्यासी सम्राट है, उसका ये नहीं था कि आप अमीर बन जाइए। उन्होंने अंदर की रिचनेस की बात की थी, इनर जर्नी की और इनर फ्रीडम की, कि आप पैसा कमाइए लेकिन उसके स्लेव मत बनिए। आप लव में पूरी तरीके से उतरिए, लेकिन उसके आप स्लेव मत बनिए। तो उन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट ये सब बातें की थी। समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये टॉपिक असल में अपने आप में बहुत बड़ा है, और उन्होंने जो न्यू मैन की व्याख्या की है, तो आई होप कि एक दिन हम उस पर बैठ के थोड़ा डिटेल में बात कर पाएंगे। तो ये सब तमाम बातें ऐसी हो गई जो सदगुरु से रिलेटेड थी, जो जानना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो सदगुरु को सुनना चाहते हैं, ओशो को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में दूसरे लोगों की बातों को सुनकर एक मिसकॉन्सेप्शन है। उस मिसकॉन्सेप्शन को दूर करने के लिए ये तमाम चीजें जरूरी। अब बात करते हैं कि जो लोग ओशो के सन्यासी बन चुके हैं, जो लोग नहीं आए उनके मन में भी मिसकॉन्सेप्शन है, लेकिन जो लोग बन चुके हैं, मेरा मानना है कि उनके मन में भी कुछ गलत धारणाएं हैं। वो कैसी हैं कि कोई ओशो का सन्यासी जो सदगुरु के प्रवचनों को सुनता है, वो फुल एंड फाइनल उस पर रिजिड हो जाता है। उसको हम समर्पण भी कह सकते हैं, उसको हम रिजिडनेस भी कह सकते हैं। क्या ये सही है कि जो सदगुरु ने कह दिया वो फुल एंड फाइनल है, उससे आगे सन्यासियों को सोचने की आवश्यकता नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें एक चीज को मैंने हमेशा, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक आपकी रिलेशनशिप अपने गुरु से हो, या फिर दूसरे गुरुओं के बारे में, तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि फॉर मी टू बी राइट यू डोंट हैव टू बी रॉन्ग। उसका मतलब ये है कि मुझे ये चीज ठीक लग रही है, लेकिन उसके लिए दूसरे को गलत साबित करना गलत है। मेरा सर ऐसा है कि मुझे
काफी यंग एज में ओशो मिल गए थे, तो उन्हीं को समझने में, सुनने में मैं इतना मशगूल हो गया, मेरा इतना टाइम निकल गया कि मुझे किसी दूसरे को सुनने में ना रुचि आई, ना ना मुझे ऑनेस्टली मुझे उसकी जरूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूं कि दूसरे गलत हैं या फिर ओशो ही अकेले मास्टर हैं जो सही हैं। ये मैं जरूर कह सकता हूं सर कि मेरे लिए ओशो सही मास्टर है, क्योंकि जो मेरा मार्ग था उसके लिए ओशो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबके लिए ही ये मार्ग है। ओशो ने खुद भी कहा कि मैं सबका गुरु नहीं हूं, कोई भी किसी सबका गुरु नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी धरती पे बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे एनलाइटेंड मास्टर्स हुए हैं, उनको अलग अलग लोगों ने फॉलो करा है और वो सही है, क्योंकि किसी का मार्ग, किसी को एक गुरु का बोलने का ढंग, उनके समझाने का ढंग समझ में आ गया और उनकी अवेयरनेस क्लियर हो गई। एज लॉन्ग एज वो व्यक्ति एक अवेयर व्यक्ति है, एक शांति प्रिय व्यक्ति है, एक लविंग व्यक्ति है, एक किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, तब तक उसकी जर्नी ठीक है। वो किसी भी गुरु के थ्रू जाए, चाहे वो किसी रिलीजन में जाए, चाहे वो सेवा मार्ग पे जाए, चाहे वो भक्ति मार्ग पे जाए, अलग अलग मार्ग हैं, उनके अलग अलग गुरु हैं। द ओनली थिंग आई फील कि जब तक एक गुरु का शिष्य शांति मार्ग को अपना रहा है और उसके जीवन में एक आपको खिलावट दिख रही है कि इस व्यक्ति का जो आचरण है वो ऐसा नहीं है कि वो अटैक कर रहा है, किसी को मार रहा है और किसी को हानि पहुंचा रहा है, तब तक वो सारे मार्ग अच्छे हैं। और मेरा ये भी मानना है सर कि सारे गुरु जो हैं उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, लेकिन गलती हो जाती है फॉलोअर्स से उनको समझने। तो एक एक्सोटेरिक, हर रिलीजन में, हर फिलॉसफी में एक एक्सोटेरिक और एक ईसोटेरिक उनके दो रूप होते हैं। एक्सोटेरिक वो होता है जो एक लेमैन समझता है, उसमें रिचुअल्स और जो एक नॉर्मल 90% लोग फॉलो करते हैं, उसमें रिचुअल्स होते हैं, उसमें ढंग होते हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं, और उसी का एक ईसोटेरिक रूप होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम का ईसोटेरिक जो रूप है वो सूफिज्म है, और जो ये बुद्धिज्म का जो ईसोटेरिक रूप है वो ज़ेन है, ठीक है। और उसी तरीके से जो ज्यूज फॉलो करते हैं उसका हसीदिज्म ईसोटेरिक रूप है। वो टीचिंग्स जो हैं, जैसे योगा एक ईसोटेरिक रूप है जो बहुत डीप टीचिंग्स है, और हर रिलीजन में एक एक्सोटेरिक रूप होता है जिसमें एक नॉर्मल आदमी उसमें मंदिर भी जाता है, घंटी भी बजाता है, पूजा भी करता है, कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन जब आप उसकी एसेंस को समझेंगे और आपने सही से समझा किसी भी फिलॉसफी की एसेंस को, तो यकीनन वो आदमी की खिलावट एक शांति प्रिय, एक लविंग, एक जेंटल, एक ह्यूमिलिटी वाला पर्सन होगा जो बहुत अवेयर होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो किस सन्यासी ने कैसे समझा इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सबकी यात्रा भी अलग अलग लेवल पे होती है, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, सब लोग एक ही टीचर को अलग अलग ढंग से समझते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन भी आपको चेंज मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि हर सन्यासी या किसी भी धर्म का हर व्यक्ति ने समझा है उसको और अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो वैसे ही हमारे यहाँ भी है कि अलग अलग जर्नी पे अलग अलग लेवल पे लोग हैं, हम भी अलग लेवल पे हैं, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि आउटपुट जो है वो लव, पीस, ह्यूमिलिटी, इंक्लूजन, टॉलरेंस, इन वैल्यूज पे अगर आदमी चल रहा है तो मुझे लगता है वो सही डायरेक्शन में उसकी यात्रा चल रही है। सदगुरु को समझना हो, जो नए व्यक्ति हैं उनके लिए सदगुरु को समझना हो तो क्या करना होगा, कैसे उनसे जुड़ सकता है, क्या कौन सा ऐसा स्टेप है जिससे वो अगर उसको फॉलो करे तो वो सदगुरु से जुड़ सकता है और अच्छे से समझ सकता है। मेरा मानना यह है कि बहुत सारे ऐसे सदगुरु के जो शिष्य हैं जो अलग अलग जगहों पर कैंप लेते हैं, बहुत सारी चीजों को ऐसा करते हैं, जो न्यू कमर्स हैं, अभी भी मुझे कहीं ना कहीं वो कमी फील होती है, क्योंकि मैं भी एक न्यू कमर था जब सदगुरु के प्रवचनों को सुनना शुरू किया। यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी है मेरठ में, उसमें एक 21st डेज का डायनेमिक कैंप लगा था, आज भी याद है मुझे, 2011 का समय था।
तो बहुत सारे यहाँ के जो पुराने सन्यासी हैं उन्होंने ये शिविर को आयोजित किया, तो वहां जाने का मौका मिला मुझे, मैं भी वहीं से। लेकिन मुझे इस बात की फील हुई कि प्रॉपर गाइडेंस देने की जो एक परंपरा है अन्य क्षेत्रों में, वो शायद कहीं ना कहीं मिस होता है कुछ ना कुछ। इस पर क्या कहेंगे आप? इट्स अनफॉर्चुनेट कि ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस गलत हुआ है, आपने जो एक्सपीरियंस करा वो जेन्युइन एक्सपीरियंस आपका रहा। नए लोगों के लिए मैं बस ये कहूँगा कि वो डायरेक्टली ओशो के लेक्चर्स को सुने। लेक्चर्स उनके बहुत वाइडली अवेलेबल हैं और यूट्यूब पर भी है, फ्रीली अवेलेबल है। और ओशो ने ये कहा था कि आपका मेरे से रिलेशनशिप डायरेक्ट है, ना कि कोई मिडिल मैन के थ्रू। तो ये ओशो के डायरेक्शंस थे कि उनके बीच में और उनके फॉलोअर के बीच में कोई एक मिडिल मैन की, एक पुरोहित की या पंडित की या मौलाना की या कोई भी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। कुछ लेक्चर्स और वो बहुत अच्छे टीचर है, वो इतने अच्छे से समझाते हैं कि सबको समझ में आ जाएगा। इसके साथ ये बात जरूर है कि हम लोग एक सोशल बीइंग है, हमें अच्छा लगता है कि सिमिलर थिंकिंग के लोग मिले, तो कैंप्स में जाने हो लोगों का वहां मिले। और ये अनफॉर्चुनेट है कि बट ये बात नेचुरल भी है कि अलग अलग तरह के लोग अपने ढंग से आयोजित करते हैं जैसा उन्हें ठीक लगे। उनकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं काम करने के पीछे, वो चाहते हैं कि उनकी भी एक ओशो की तरफ प्रेरणा होती है, वो चाहते हैं उस काम को पूरे जोर शोर से करें। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि आप शायद इंफॉर्मेशन देंगे यहाँ पे, तो वो हम लोगों से जुड़े और हमारे साथ अगर उनको अच्छा लगे तो इस काम में हमारे साथ सहयोगी बने। और व्हाट्सएप नंबर आप दे दीजिएगा नीचे, इसमें उसमें जुड़े। अब बाकी सेंटर्स का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मेरे साथ जो सन्यासी जुड़े हुए हैं वो बहुत सुलझे हुए और बहुत सिंसियर सन्यासी हैं। और आपने मेरा शुरू में मिशन पूछा था, ये बात मेरे जहन में भी आई हुई है जो आपने कही, और ये बात सच भी है, अनफॉर्चुनेट भी है, लेकिन इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है, और मेरे कंट्रोल में यही है कि सबसे पहले तो मैं उस लायक बन सकूं कि मैं एक ओशो का सच्चा सन्यासी जिस ढंग से उन्होंने चाहा था उस तरह से बन सकूं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी बहुत सिंसियर और बहुत डिवोटेड और बहुत अच्छे सन्यासी हैं। तो यकीनन मेरे साथ जुड़िए, उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं जरूर। और ऑनलाइन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम लोग कुछ कोर्सेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्द उसका अनाउंसमेंट होगा जहां लोग ऑनलाइन इसको अटेंड कर सकते हैं। उसके सारे डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, आप दे दीजिएगा। ऑनलाइन आजकल जूम के थ्रू जुड़ सकते हैं लोग। बाकी अगर फिजिकली मिलना है तो जब हम लोग शिविर करेंगे होपफुली इन फ्यूचर, तो उसमें भी जुड़ सकते हैं। बाकी कुछ जगह हैं जो हर सिटी में सेंटर्स होते हैं, वहां जाके लोग देखें। हर सिटी में कोई ना कोई कांटेक्ट मिल जाएगा उन्हें, आजकल ओशो का काम बहुत फैल गया है, तो वहाँ होपफुली उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। लेकिन अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जो सन्यासी हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी मैं जरूर ले सकता हूँ कि वहाँ उन्हें बहुत प्यार से और उन्हें बहुत रिस्पेक्ट के साथ रिसीव करा जाएगा। सदगुरु ने, चूंकि मैं भी पढ़ता रहता हूँ, तो उन्होंने कहा है कि मैं तो वो चला, देखना बीच बीच न रह जाए, कि मैंने तो मुझे जो संदेश देना था वो मैंने दे लिया है। अब ये देखिए, आपका काम है, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनका काम है, हमारा काम है, आपका काम है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि धरती पर ऊपर ही कहीं ऐसे उथले में पड़ा रह जाए। इसका संदेश, इसका मर्म बहुत गहरा है। गहरा इसलिए है कि आपको ये इस चीज को संभालना है, और संभालना ऐसे नहीं है कि आप उस पर आधिपत्य जमाएं। संभालना ऐसा है कि आपको छोड़ के भी रखना है और संभालना भी है, पकड़ के भी रखना है। आप सोचेंगे कि ये डुअल बातें कैसे होगी, इसको स्वामी जी समझाएंगे कि कैसे हमें पकड़ के भी रखना है और कैसे उसे संभालना भी। सदगुरु के असली मर्म क्या है वो भी। बीच बीच ना रह जाए, ओशो ने के आखिरी शब्द थे, आई लीव यू माई ड्रीम। उनका एक ही सपना था कि हर आदमी अपने पर काम करे, सबसे पहली बात ये थी।
तो बीज बीज ना रह जाए, इसका मतलब ये था कि जो मैं छोड़ के जा रहा हूं उसको तुम अपने जीवन में पूरी तरीके से उतारो, और जो तुम अपना अपनी जो तुम बीज लेकर आए हो अपना खुद का, उसको पूरी तरह से फ्लावरिंग हो तुम्हारी। तो उनका सबसे पहला और प्राइमरी जो संदेश था वो सब लोगों के लिए यही था कि सब लोग अपने पर काम करो, और कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम बीज लेकर आए इस दुनिया में, यानी कि आपका ओरिजिनल इंटेंट, आपकी ओरिजिनल इंटेंट क्या है, जो एक कंडीशनिंग से, जो एक मेंटल कंडीशनिंग है, जिसको एपिजेनेटिक्स में भी ये बोला गया है कि आप, आपके पुरखे, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, उनकी जो भी कंडीशनिंग आप अपने जेनेटिक डीएनए में ला रहे हैं, वो सारी जो आपके अंदर चल रही है, एंड यू थिंक यू आर अ सम टोटल ऑफ ऑल दोज इमोशंस एंड ऑल दोज डिजायर्स, तो वो गलत है। उन्होंने कहा आप जो ओरिजिनल इंटेंट लेकर आए हैं उस इंटेंट को पहचानिए और उसको, अपने को उस पे उतारिए। तो यू हैव टू गो बाईपास योर माइंड, जो एक कंडीशन माइंड है, जो एक सोसाइटल माइंड है, जो एक सोशल उसमें फंसा हुआ है, एक सोशल आइडेंटिटी में फंसा हुआ है। तो उस सोशल आइडेंटिटी से को बाईपास करके वो डायरेक्टली उस चेतना से कैसे जुड़े और अपने जीवन में कैसे फ्लावरिंग आए, उन्होंने कहा ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने ये भी समझा सर कि हम लोग इसके साथ साथ कुछ इन काम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी सोसाइटी में हो, जैसे कि एक बच्चों का स्कूल बने, एक हो सकता है हमारा एक हॉस्पिटल बने जो बहुत प्रेम से, जहां पे काम हो, जो ओशो की टीचिंग्स हैं, इस पे हम लोग डिटेल में कभी और बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत जरूरी हैं जो बचपन से बच्चों को हेट्रेड और डिविजन, इन सब जो उन्हें सोसाइटी से मिल रहा है ऑटोमेटिकली, वो ना मिले, और ये बच्चे जो हैं कल के एक नए मनुष्य जिसका ओशो ने सपना लेकर चले थे, वो सपना पूरा हो, उसके लिए इस तरह के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी चले, जैसे स्कूल है, वृद्धाश्रम हो, यूथ के लिए सेंटर्स हो ओशो के, जहां पे उन्हें गाइडेंस मिल सके, जहां वो अपनी प्रॉब्लम लेके आए तो ओशो ने जो विधियां दी हैं वो उन पे वो प्रयोग कर सके और अपनी लाइफ को वो पूरी तरीके से फ्लावर कर सके। और मैं बहुत आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप अपने इस काम से, इसको इस तरीके से आप काम कर रहे हैं जिससे कि ये बातें आपके जो भी रीडर्स हैं और लिसनर्स हैं उन तक ये बातें पहुंच रही हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी बहुत बहुत आभार। एक ऐसा भी लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए ओशो की देशना को अब तक लगभग 40 से 42 साल ऐसा हो गया है कि ओशो जब शरीर को छोड़कर गए, इन 40 से 42 सालों में ओशो के एक विजन को भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया जा सकता। किसकी कमी मानते हैं? देखिए 40 साल एक बड़ी स्कीम में बहुत छोटी टाइम स्पेस है। ओशो कहते हैं ऐसे लोग कि वो अपने टाइम से बहुत आगे थे। अभी भी जैसा आपने कहा कि अभी भी उनको समझने वाले जो हैं वो इंटेलेक्चुअल जो ग्रुप है हमारी सोसाइटी का, जो बुद्धिजीवी ग्रुप है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ पा रहे हैं। हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई है उनकी जो नॉलेज है, उनका जो विजडम है, और मनुष्य की जो अभी चेतना है, आप देख ही रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। वी आर इन 2025 और अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं, अभी भी हमारा जो पैसा है वो वेपन्स बनाने में चल रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एज अ ह्यूमैनिटी हम किस लेवल पे, हमारी कॉन्शियसनेस किस लेवल पे है। तो ओशो की जो थिंकिंग है वो बहुत आगे की थिंकिंग लेके चले कि ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। 40 वर्ष एक बहुत छोटी यूनिट है, काम चल रहा है इस पे। क्या काम इनफ है? सर्टनली नॉट। क्या और करा जा सकता है? सर्टनली। इसीलिए मेरे जैसे और भी मित्र सब लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ये विजन, आप भी कोशिश कर रहे हैं कि ये विजन लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये मेरा मानना है और मेरे बहुत मित्रों का भी मानना है कि ओशो की जो देशना है, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनमें इतना पोटेंशियल है इस पूरी दुनिया को बदल देने का, into a more loving, more civilized, more evolved society. सोसाइटी क्या है? इट इज अ सम टोटल ऑफ द लोएस्ट यूनिट, यानी कि इंसान,
तो उन्होंने हमेशा एक इंडिविजुअल इंसान पे काम करने की बात की, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1% एट अ टाइम उनको हम इस नॉलेज से लोगों को अवगत करा सके। तो ये प्रयास है, इसमें समय लगेगा, ये बात भी सच है। अगर निजी लेवल की बात करें स्वामी जी, तो आपको भी लगभग काफी समय हो गया है जुड़े हुए। आपने ऐसा मतलब सदगुरु के विचारों को लेकर के, सदगुरु के काम को लेकर के आपने ऐसा क्या कुछ किया है कि जो आपको लगता है कि नहीं इट्स इनफ, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया है ओशो के लिए? ये बिल्कुल देखिए, मेरे तो जिंदगी की करीब 1984 से समझ लीजिए 89 से तो संन्यास ले लिया, तो अभी तक तो अपने आप को ही संभालने में मुझे इतना टाइम लग गया, अपने आप को ही समझने में, अपनी ही त्रुटियों को ठीक करने में, अपने को ही एक बेहतर इंसान बनाने में मेरा बहुत समय निकला है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेरा अपने ऊपर निकला है काम करने में। थोड़ा साइड में परिवार की जिम्मेदारी भी संभाली, उनको भी छोड़ के नहीं भागा। तो भागना बड़ा एक्चुअली कंपेलिंग थॉट होता है जब आप एक किसी फिलॉसफी को लेके चलते हैं कि सब छोड़ के मैं बस सन्यासी बन जाऊं, तो वो मैंने नहीं करा। व्हाटएवर इट इज गुड और बैड, जो भी समझे, बहुत लोगों ने करा भी है, लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ा जब बच्चे बड़े हो गए और जब मैं वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से कर पाया कि हाँ अब मैं अपने को पूरी तरीके से इसमें कूद सकता हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने काफी समय 20 साल से पहले काफी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, जैसे चाय विद निर्मल, मैंने एक पॉडकास्ट टाइप का शो शुरू करा था। उसमें माशीला और बहुत सारे लोगों के, स्वामी चैतन्य कीर्ति, जो भी नाम आपने सुने होंगे ये नाम, इन सब के इंटरव्यूज थे जिस माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचा रहा था। तो वो काम मुझे लगा ये अपना जो मेरा वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो रोजगारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके साथ साथ मैं ये निभा सकता हूँ, तो वो मैंने करा। फिर एक ओशो विहार मैगजीन थी, उसमें मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में था। ये अमेरिका की बातें जहाँ मैं रह रहा था। और अब जब मैं इन सब जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर आया हूँ, तो मैं पूरी तरीके से इसमें कूद रहा हूँ। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, जिसके थ्रू डिफरेंट कोर्सेज और शेयरिंग के सेशंस लोग कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है। तो इस तरह के प्रयास करे थे, अब देखते हैं। ये भी मेरा मानना है सर कि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि अलोन यू कैन रन फास्ट, बट विद अ टीम यू कैन रन वेरी फार। तो यही है कि साथ में मिलके और एक एनर्जी बने जिसके थ्रू हम इस काम को आगे बढ़ा पाए। तो बहुत कुछ तो नहीं कर पाए हूँ, लेकिन जितना कर पाया वो आपको बताया, और अब आगे करने के बहुत ज्यादा मन है कि आगे कर पाऊँ और काम। अब एक आखिरी सवाल, चूंकि एक ही वीडियो में, एक ही एपिसोड में बहुत सारी बातें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सबको अपना अपना समय की, सबको प्रतिबद्धता है, समय की एक सीमा है सबके पास। स्वामी जी, सदगुरु के जो लास्ट टाइम था, जो मौत कह सकते हैं साफ शब्दों में, जो लास्ट समय था सदगुरु का, उसको लेकर के बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। ओशो को मारा गया या खुद मरे? ये सब बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इस पे बहुत किताबें भी लिखी गई हैं कि क्या हुआ। बहुत लोगों ने गेस करा है। इन जो ऑफिशियल वर्जन है वो एक ओशो की तबीयत खराब थी, एक नेचुरल डेथ हुई है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं अभी, ऐसा कह सकता हूँ। किसी की भी अनटाइमली डेथ होती है, खासतौर से ओशो जैसी व्यक्ति जब वो बॉडी छोड़ते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी घटना है अपने आप। तो उनके जो सगे भाई है खुद, वो एक डॉक्टर है, तो उन्होंने, तो उनका वर्जन ये है कि ये बिल्कुल एक नेचुरल डेथ थी, और जो ओशो के नजदीक जो लोग थे उनका भी यही बयान है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि वो नेचुरल डेथ नहीं थी। इसमें सत्य क्या है, ये टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता है। ये भी नहीं कह सकता हूं कि इसमें मेरी थिंकिंग क्या है, क्योंकि इस बारे में मैंने कोई टाइम स्पेंड नहीं करा जानने में कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ओशो बॉडी छोड़ के चले गए, ये ऑफ कोर्स इस बात का दुख तो था ही, लेकिन कैसे हुई, क्यों हुई, उसमें मैंने पर्सनली कोई खास टाइम नहीं इन्वेस्ट करा है सर, जिसमें, इसलिए मेरा उस पर पर्सनल कोई कंक्लूजन नहीं है, अलावा इसके कि वो
पूरी अवेयरनेस के साथ गए और डायरेक्शंस देके गए कि आई लीव यू माई ड्रीम। और उन्होंने सारे सन्यासियों को कहा कि अब आप लोग मेरे वारिस हैं, सब लोग, कोई एक व्यक्ति नहीं है। तो उसमें कुछ ऐसी बातें जरूर चल रही हैं जिन्हें कंस्ट्रक्टिव समझा जा सकता है, कॉपीराइट को लेके लोगों को बहुत महंगा चीज करके, वो सब चीजें मैनेजमेंट की कमर्शियल बातें हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ओशो ने बहुत मैसेज हमको देकर गए हैं, जिसको अब हमें उस पर उतरना है, अपने ऊपर काम करना है और उसको इस संसार में फैलाना है, जिससे कि हमारा संसार आगे बढ़ सके, हम एक व्यक्तिगत लेवल पे इवॉल्व हो सके। तो मेरा पूरा फोकस है अब उस डायरेक्शन में है। मैथुला जी ये कहती है कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि मौत सबसे बड़ी झूठ है। ये मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें मुझे अचानक दिखा कि मौत सबसे बड़ा झूठ है जीवन, क्योंकि मौत इंसान की होती ही नहीं, आत्मा तो अजर अमर है। एक गाड़ी से निकले एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए दूसरी गाड़ी पकड़ ली, इस वे में मौत झूठी है, उसको सत्य नहीं कहा जा सकता। हालांकि सदगुरु के प्रवचनों को जब आप सुनेंगे तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, समझने में भी बहुत सारा वक्त लगेगा। मेरे अपने हिसाब से 3 लेयर्स में आप समझ सकते हैं। पहले लेयर्स में तो ऐसे लोगों की आत्माएं तृप्त हो जाएंगी जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। दूसरा लेयर ये होता है कि जब आप दूसरी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा यार वो पहली वाली बातें जो मैंने सुनी थी वो तो कुछ गड़बड़ है, पहली वाली बातें जो मैंने सुनी थी उसमें कुछ गड़बड़। थर्ड टाइम जब आप सुनेंगे तब आपको प्योर मैसेज जाना शुरू होगा, लगेगा कि हाँ यार वो दोनों चीजें गलत थी और सदगुरु अब जो है कुछ अलग बात है। ये मेरा अपना पर्सनल, ऐसा नहीं है कि ये सब पे लागू। तो ये 3 लेयर्स हैं ओशो को समझने वालों की। पहले ये जो 2-3 चीजें हमने बताई हमारा अपना है, आपका क्या चीज, आपको क्या लगता है कि सदगुरु को आप सुनते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? फर्स्ट है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी बता सकते हैं कि सदगुरु ओशो की जो भी चीजें आप पढ़ते हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगी? सदगुरु ओशो के जो विचार हैं उनमें कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपकी दशा भी बदली, दिशा भी बदली? या फिर आप फ्यूचर में हमसे आप किस तरह के सवालों को जानना चाहते? फ्यूचर में हम किसी भी सन्यासी से, किसी ओशो के फूल से मिले हैं तो हम किस तरह की बातें उनसे, तो ये जो हमारा कार्यक्रम है ओशो के फूल, इसमें तरह तरह के ऐसे फ्लावर्स, ऐसे फूलों को लेके हम लोग आते हैं जो अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, सदगुरु की बातों को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, और तमाम तरह की जो उनके रूपांतरण हुए हैं उन तमाम चीजों को बताते हैं, क्योंकि ये आपस में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी बहुत बहुत आपका आभार, शुक्रिया कि हमने आपसे समय लिया और आपने सहजता से इसे स्वीकार किया। फिर दूसरे किसी एपिसोड में और अच्छी बातें करेंगे, किसी अन्य टॉपिक पे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। आभार आपका कि आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है ओशो के फूल के नाम से, आप ओशो की देशना को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आभार तो सच में आपका है। और आपने मुझको ये मौका दिया कि मैं अपने बातों को बोल सकूं, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और आपके माध्यम से ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।